So you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita, and today I am going to continue the chapter Cell Cycle and Cell Division. It's our lecture number 3. We have completed 2 lectures of this chapter. In the first lecture I have told you about the introduction of the chapter and about the interphase of cell cycle. And in the second lecture I have told you about the mitosis type of cell division. In this video we will discuss meiosis. Meiosis is the next type of cell division and today we will discuss about that. देखिए meiosis क्या है? This is a special kind of cell division which reduce the chromosome number by half. Meiosis एक इस तरह का सेल डिवीजन है जिसमें सेल का जब डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक, 46 क्रोमोसोम्स यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. जब उनके सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, देखिए जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोसिस में सेल नंबर जितना पेरेंट सेल में होता है उतना ही डॉटर सेल्स में भी होता है. लेकिन मियोसिस क्या करता है? Meiosis is a special kind of cell division which reduce the chromosome number. वो क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर देता है by half, just half कर देता है. ओके, तो फिर अगर मान लीजिए हमने ह्यूमन सेल का एग्जांपल लिया. ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, ये 46 क्रोमोसोम्स जब मियोसिस करेंगे, क्या करेंगे? मियोसिस. ठीक, मियोसिस के बाद से इनका जो क्रोमोसोम नंबर है ये 46 का हाफ कितना हो जाएगा? दो सेल्स में ये 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. एक सेल था, ये पहले सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे. इनसे दो डॉटर सेल्स बने जिसमें एक में 23 और एक दूसरे में 23. हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं. तो मियोसिस का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है उसको जस्ट हाफ कर देता है. और क्या चीजें हैं मियोसिस की? देखें, जो नेचर में सबसे पहले माइटोसिस इवॉल्व हुई थी. माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है जिसमें सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर एज इट इज टू पेरेंट सेल होता है. तो माइटोसिस जो थी, जब हर चीजें सेम एज टू पेरेंट सेल आ रही हैं तो क्या कोई वेरिएशन हो रहा है? देखिए, हमने जो वेरिएशन के टाइप आपने क्लास 10th में हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि वेरिएशन क्या होता है. जब डीएनए कॉपिंग के टाइम में कोई म्यूटेशन हो जाता है सेल में. ठीक है, डीएनए कॉपिंग के टाइम में जब कोई रॉन्ग थिंग हो जाती है या फिर डीएनए कॉपिंग में कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है. ठीक है, तो ये जो डीएनए के अगर कॉपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक होने से थोड़े से चेंजेस आते हैं, क्या वो चेंजेस इनफ है? नहीं. इसीलिए नेचर ने बाद में एक अलग तरह का सेल डिवीजन इवॉल्व किया जिसको मियोसिस का नाम दिया गया. और मियोसिस सेल डिवीजन में जो सेल का में क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो जाता है. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के सभी सेल्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के सभी सेल्स में मियोसिस होता है. मियोसिस सभी सेल्स में नहीं होता है. मियोसिस केवल कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स में ही होता है. और वो स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स क्या कौन सी होती हैं? गैमेट्स में. किस सेल्स में होता है मियोसिस? गैमीट्स में. ठीक, गैमीट्स में कैसे होता है मियोसिस? अब देखिए, जब गैमेट्स में मियोसिस होता है, मान लीजिए एक ह्यूमन का की बॉडी है या फिर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है. सभी सेल्स में 46 46 46 46 46 46 एंड 46 क्रोमोसोम्स हैं. सभी सेल्स में 46 46 क्रोमोसोम्स हैं. ये सभी सेल्स अगर माइटोसिस करते हैं तो सब इससे जो डॉटर सेल्स बनेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 16 टोटल 16 सेल्स हैं. ठीक है, सॉरी 12 सेल्स हैं. ये सभी 12 सेल्स अगर माइटोसिस करते हैं तो आगे रिजल्ट में जो 24 सेल्स मिलेंगी उन सब में क्रोमोसोम का नंबर 46 होगा. लेकिन अगर ये कुछ स्पेशल काइंड की सेल्स हों, क्या हों? गैमीट्स हों, अगर ये डिवीजन करेंगी तो जो मिलती है हमें, देखिए मियोसिस की एक और खासियत क्या है, इसमें जैसे माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाती थी, मियोसिस जब डिवीजन होता है उसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाता है. ठीक है, मान लीजिए ये 46 था,
46 क्रोमोसोम्स अगर इसमें थे तो जो दो इससे डॉटर सेल्स बनेंगे दोनों में 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा, ये किस केस में होता है, गैमीट्स के केस में। और गैमीट्स अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, इन दोनों ही जगह यही दो गैमीट्स होते हैं। तो इनमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस काइंड ऑफ डिवीजन होता है। अब चलिए मियोसिस की सेल साइकिल में बात कर लेते हैं कि सेल साइकिल के अंदर मियोसिस कैसे फॉलो होती है। सबसे पहले एक सेल साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी सेल साइकिल है, इसके टोटल 4 पार्ट्स पहले करते हैं। ये हमारा G1 फेज हो गया, S फेज, G2 फेज, और उसके बाद लास्ट फेज जो आता है वो क्या है हमारा, जो M फेज होता है। M फेज, इससे पहले हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हमें मियोसिस पढ़ना है, तो M फेज हमारा क्या होगा, ये M फेज जो है ये क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस 2 होता है, कभी भी मियोसिस जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। मियोसिस हमेशा किसी भी सेल में 2 पार्ट्स में होता है, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। तो अगर देखा जाए तो एम फेज में भी 2 पार्ट्स होंगे। ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट जो होगा, ये होगा मियोसिस 1 का, ये मियोसिस 2 का, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के गैप को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। देखिए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप होता है उस गैप को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में। इंटरफेज क्या है, एम फेज के अलावा G1, S और G2 फेज को इंटरफेज कहते हैं। 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच के गैप को इंटरफेज कहते हैं, जबकि 2 मियोसिस के बीच में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के गैप को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ओके, क्लियर है ये चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं मियोसिस के बारे में, मियोसिस के क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम मियोसिस 1 को डिस्कस करेंगे कि मियोसिस 1 क्या है। जैसा कि आपने माइटोसिस में देखा था कि 4 फेजेस में डिवाइडेड होता है, सेम वही चीज है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों ही 4 फेजेस में डिवाइडेड है। मियोसिस 1 टोटल 4 फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ठीक उसी तरीके से मियोसिस 2 भी 4 फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। ये जो है ये मियोसिस के फेजेस हैं। ओके, अब हम एक एक करके इन फेजेस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मियोसिस का डिवीजन होता है। अब हम मियोसिस 1 को डिस्कस करते हैं। मियोसिस 1 का जो पहला स्टेप है, देखिए मियोसिस 1 में भी 4 फेजेस हमें मिलेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। सबसे पहले हम प्रोफेज 1 को देखेंगे। प्रोफेज 1 जो है वो मियोसिस फर्स्ट का सबसे बड़ा स्टेज माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी 5 स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। प्रोफेज 1 के अंदर हमें 5 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। ये कौन कौन से 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, ये पांचों ही स्टेज में ये पूरा प्रोफेज कंप्लीट होता है। तो एक एक करके हम इन 5 स्टेजेस को देख लेते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम लेप्टोटीन के बारे में देखेंगे। देखिए अगर आप याद करें तो माइटोसिस के प्रोफेज में क्या चीजें होती थी, डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट होता था। ठीक वही काम इस मियोसिस के भी प्रोफेज 1 में शुरू होगा। लेप्टोटीन जो है, लेप्टोटीन का फर्स्ट स्टेप है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप जानते हैं कंडेंसेशन के, देखिए क्रोमोसोम्स हमेशा सेल के अंदर क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटिन पतले पतले थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो कंडेंस नहीं होते हैं, डीकंडेंस्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। जब लेप्टोटीन शुरू होती है, प्रोफेज 1 की लेप्टोटीन जब शुरू होती है तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स, कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स का स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये काम यहाँ पर शुरू हो गया लेप्टोटीन में। और एक और चीज, ये लेप्टोटीन कहाँ होती है, इसकी साइट क्या है, लोकेशन ऑफ लेप्टोटीन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही ये कंडेंसेशन शुरू होता है।
लेप्टोटीन जो है वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी नहीं है। रिमेंबर दिस पॉइंट, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी नहीं है, ये सारा वर्क न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। आप जानते हैं प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये चारों चीजें डिसअपीयर हो जाती हैं। लेकिन अभी प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटी है, अभी न्यूक्लियस कंप्लीट प्रेजेंट है और उस टाइम में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा लेप्टोटीन। अब नेक्स्ट फेज जो हमें मिलता है वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है। जाइगोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस किसे कहते हैं, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स को होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। अब ये क्या हो रहा है, इसको एक बार एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है और ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस। अब इसके अंदर एक तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ अलग अलग तरह के होंगे। मान लीजिए 2 क्रोमोसोम्स इस तरह के प्रेजेंट हैं, एक 2 इस तरह के, और कुछ क्रोमोसोम्स, कुछ इस तरह के क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है सेल के अंदर। तो जो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स हैं, क्या लिखा है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस यानी कि एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, और इस पेयरिंग के प्रोसेस को एक नाम दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस देखें तो क्लियर लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज साइनेप्सिस, ठीक है। अब ये साइनेप्सिस का प्रोसेस क्या होगा कि एक जैसे दिखने वाले सभी क्रोमोसोम्स एक पास आ जाएंगे। जैसे कि ये 2 एक तरह के दिखने वाले क्रोमोसोम्स एक तरफ आ गए, फिर ये क्रॉस स्ट्रक्चर वाले एक तरफ आ गए, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी एक पास आ गए, ठीक, ये स्ट्रक्चर्स भी एक पास आ गए। तो जो एक तरह के दिखने वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयरिंग कर लेते हैं, और इस पेयरिंग को हम क्या नाम देते हैं, साइनेप्सिस। अब ये पेयरिंग किसके द्वारा कंपेन्ड, देखिए पेयरिंग में एक पास रखने के लिए भी किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए ये दो मार्कर्स हैं, इनको अगर मैं एक पास रखना चाहूँ तो इसको अगर मैं रबर बैंड से टाई कर दूं तो ये दोनों एक पास रहेंगे, तो और ना टाई करूं तो ये अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन 2 क्रोमोसोम्स को, इन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को एक साथ पेयर करने में एक जो एंजाइम है, इन दोनों के बीच में एक प्रोटीन पाया जाता है 2 होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बीच में, जिस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, साइनेप्टोनीमल, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इन 2 क्रोमोसोम, 2 होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बीच में एक टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स साइनेप्सिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है, ये एसोसिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स को जारी रखता है, यानी कि एसोसिएट करने में हेल्प करता है, और उसका नाम क्या है उस प्रोटीन का, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये चीज समझ में आई। ये 2 स्टेप्स हमारे प्रोफेज 1 के 5 स्टेप्स में से 2 फेजेस कंप्लीट हो गए। क्या क्या, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। लेप्टोटीन में क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी मिली हमें जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हुआ, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स के पेयर की क्या हुई, पेयरिंग हुई, ठीक है, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई या फिर एसोसिएशन हुआ, जिसको हमने नाम क्या दिया, साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस का प्रोसेस किस में होगा, जाइगोटीन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइनेप्सिस का प्रोसेस किस स्टेज में होगा, तो जाइगोटीन में होगा, और साइनेप्सिस के प्रोसेस में हेल्प कौन करता है, तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है। तो ये हमारे 2 फेजेस प्रोफेज के कंप्लीट हो गए, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, पैचिटीन। 1 की जो 3rd स्टेज है यानी कि पैचिटीन, वो स्टार्ट हो गई है। 2 स्टेजेस हमने देख ली, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। अब हम पैचिटीन के बारे में देखेंगे। देखिए एक चीज और, जो हमारी सेकेंड स्टेज थी जाइगोटीन, जाइगोटीन में जब क्रोमोसोम्स का पेयर हो गया, देखिए पेयर्स कुछ इस तरह के पेयर बन गए हैं, अब
कुछ इस तरह के पेयर बन गए, उनके बीच में एक दो जाइगोटीन स्टेज में जब ये दो पेयर बन गए हैं और इनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, तो ये दोनों एक पास हैं। जाइगोटीन का जो रिजल्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम इन दो क्रोमोसोम्स को अलग अलग कहें, ठीक है, तो अभी हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, इसका नाम हम देते हैं बाईवैलेंट। क्या हम कहेंगे? बाईवैलेंट। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई दे रही हैं, ये 1 ये 2 और इसके अंदर ये 3 ये 4। तो अब हमारे पास क्या है? 4 रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो 4 रिजल्ट हैं इन्हें हम टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ जाइगोटीन स्टेज, तो जाइगोटीन स्टेज का जो रिजल्ट होता है वो टेट्राड या फिर बाईवैलेंट, टेट्राड और बाईवैलेंट हम कह सकते हैं। और हम क्रोमोसोम्स को देखें तो रिजल्ट हमारे पास बाईवैलेंट है, और अगर हम सिस्टर क्रोमैटिड्स को देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? टेट्राड है। तो ये क्या था? रिजल्ट ऑफ जाइगोटीन अगर पूछा जाए तो हम उसे टेट्राड या फिर बाईवैलेंट कहते हैं। अब हमारी जो थर्ड स्टेज है पैचिटीन, उसको शुरू करते हैं। देखिए, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक पास आ चुके हैं। अब इनके एक पास लाने का रीजन क्या था? हमने क्यों इनको एक पास ले आया है? तो इसका रीजन था वेरिएशन। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, मियोसिस नाम का डिवीजन स्टार्ट होने का मेन मोटो क्या था? वेरिएशन लाना। ठीक है, वेरिएशन लाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो प्रोफेज के इसी स्टेज में होता है जिसे हम पैचिटीन कहते हैं। मियोसिस में मेन वेरिएशन इसी स्टेज से आता है। अब कैसे आता है? देखिए, एक्चुअली इस स्टेज में होता क्या है, जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, और अगर ये वाला इसका पार्ट लें और इसका ये वाला पार्ट लें तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। ये अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है और ये अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है। इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होती है? मान लीजिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर ले तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है? देखिए, पैचिटीन में जो मेन वर्क होता है वो यही होता है, क्रॉसिंग ओवर टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती तो यानी कि इन्हीं दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो कहाँ रहा है क्रॉसिंग ओवर? जो पेयर हमने होमोलॉगस पेयर्स बनाए हैं उन पेयर में से एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड के साथ क्रॉसिंग ओवर कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब ये क्रॉसिंग ओवर में हेल्प कौन करता है? ये क्रॉसिंग ओवर भी एक एंजाइम की हेल्प से होती है। ये जो बीच में यहाँ पर जहां पर भी क्रॉस बने हुए हैं, इन क्रॉसेस जहां पर यानी कि दो सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जहां पर अटैच्ड हैं, उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? दो या तीन जितने भी पॉइंट्स पर अटैच होंगे उन पॉइंट्स को हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। क्या नाम देते हैं हम इसे? जिस भी पॉइंट पर ये क्रॉसिंग हुई है उन पॉइंट्स को हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या नाम देते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और ये रिकॉम्बिनेशन एक एंजाइम की हेल्प से होता है, जिस एंजाइम को कहते हैं रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम इस क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है। इस क्रॉसिंग ओवर में हेल्प कौन करता है? रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम। और जिन पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर होती है उन पॉइंट्स को हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पैचिटीन स्टेप में क्या होता है? जो होमोलॉगस पेयर्स हैं उन होमोलॉगस पेयर्स में से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, और जिन पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर होती है उन्हें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, और जिस एंजाइम की हेल्प से क्रॉसिंग ओवर होती है उसे हम रिकॉम्बिनेज कहते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होगा? मान लीजिए ये एक हमारा सिस्टर क्रोमेटिड था, ये एक हमारा क्रोमोसोम था
और ये उसका दूसरा वाला पेयर था। ठीक, जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई, इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, 2 पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो एक्चुअली होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर के बाद से ये जब क्रॉसिंग ओवर हुई, ये रिकॉम्बिनेशन, 2 नोड यूज दिखाई दे रहे हैं, 2 रिकॉम्बिनेशन नोड यूज, तो होता क्या है कि कुछ इस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक, ब्लू वाले का पार्ट, मान लीजिए 2 कलर्स में अगर क्रोमोसोम है, ग्रीन और ब्लू, तो ग्रीन वाले के तरफ ब्लू वाले का पार्ट चला जाता है, और जो ब्लू वाला है उसकी तरफ ग्रीन वाले का पार्ट चला जाता है। यही हमारा रिकॉम्बिनेशन का मेन रूल हमें दिखाई देता है कि इनके बीच में क्या हुई, वेरिएशन हुई। ठीक है, वेरिएशन कैसे हुई, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से। जब ये रिकम्बाइन हुए तो इनके बीच में क्या हुआ, कुछ क्रॉसिंग ओवर से कुछ वेरिएशन हुआ, कुछ चेंज हुआ। इसीलिए पैचिटीन जो है वो मियोसिस का सबसे ज्यादा वेरिएशन फॉर्म करने वाला स्टेज माना जाता है। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेज हमारी मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 की थर्ड स्टेज पैचिटीन कंप्लीट हो गई। ठीक, पैचिटीन के बाद अब हमारी फोर्थ स्टेज आती है जिसे हम डिप्लोटीन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, डिप्लोटीन। अब इस डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का एक्सटेंशन का मतलब क्या है, देखिए, जो ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ने आपस में क्रॉसिंग ओवर की थी, कई पॉइंट्स पर ये क्रॉसिंग ओवर, कई पॉइंट्स पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बने थे, ये टर्मिनल पे आने लगते हैं, मतलब ऊपर से ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स घटने लगते हैं और एक पॉइंट पर केवल आकर के एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर चेंज होकर के कुछ ऐसा बन जाता है। देखिए, केवल एक पॉइंट पर ये दोनों जुड़ते हैं, और जब इस तरह का स्ट्रक्चर टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्या कहा जाता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी उसका टर्मिनलाइजेशन, एक लास्ट पॉइंट पर आकर केवल ये जुड़कर रह जाते हैं, और इसी पॉइंट को हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, काइस्मेटा। ठीक है, जब टर्मिनल पे आकर के ये दोनों एक पॉइंट पर केवल जुड़े रह जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, काइस्मेटा कहते हैं। ठीक, तो डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पर ये दोनों जुड़े हुए थे साइनेप्टोनिमल। लेकिन एक और चीज जान लीजिए, अभी भी इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इन दोनों ही क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। जब ये ऐसे कई जगहों पर ये जब क्रॉस्ड ओवर थे तो इनके बीच में यहाँ पूरा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था, धीरे धीरे ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स घटना शुरू हो जाता है और केवल थोड़ा सा एक पॉइंट पर बच जाता है, केवल थोड़ा सा एक पॉइंट पर बच जाता है, और जहां पर बच जाता है वहीं से ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं, और वो पॉइंट क्या कहलाता है, काइस्मेटा कहलाता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का जब टर्मिनलाइजेशन होने लगता है वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डिप्लोटीन कहलाता है। तो अब तक हमने 4 स्टेजेस देख ली। 4 स्टेजेस कौन कौन सी कंप्लीट हो गई, सबसे पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैचिटीन और फोर्थ स्टेज डिप्लोटीन। इतनी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमारी प्रोफेज फर्स्ट की जो लास्ट स्टेज बचती है वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, अब तक टर्मिनलाइजेशन हो रहा था किसका, क्रॉसिंग ओवर का टर्मिनलाइजेशन हो रहा था जिसे हमने काइस्मेटा नाम दिया। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा अकर, जो एक पॉइंट पर ये जुड़े हुए थे उसका भी टर्मिनलाइजेशन होने लगता है। यानी कि मान लीजिए ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं, ये एक पॉइंट पर यहाँ पर जुड़े हुए थे, इसका भी टर्मिनलाइजेशन होता है और केवल एक सिंगल पॉइंट से ये 2 क्रोमोसोम्स जुड़ जाते हैं।
ठीक है। जो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, यानी कि इससे भी नीचे जाने लगते हैं, इनके बीच से जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत कम होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है, और एट लास्ट ये केवल एक सिंगल पॉइंट पर जुड़कर रह जाते हैं। तो डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा अकर। ठीक, काइजमेटा का भी टर्मिनलाइजेशन हो गया, आप केवल एक सिंगल पॉइंट से जुड़े हैं। ये प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है। याद करिए, जब माइटोसिस की प्रोफेज में क्या हो रहा था, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस और जो ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सभी चीजें डिसअपियर हो रही थी। लेकिन अब तक इसके प्रोफेज 1 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बचे हुए जितने भी काम है वो सब इस डाइकाइनेसिस में होंगे। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ER एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर्स। ठीक है, ये चीजें क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। इतना काम हो गया। और क्या होगा, तीसरी चीज, उसके प्रोफेज 1 में जो सेंट्रोमियर था वो अपोजिट पोल्स पर जाएगा। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल, क्या, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पर ये मूव कर जाएगा सेंट्रियोल। और लास्ट जो वर्क बचता है वो क्या है, स्पिंडल फाइबर बिगिन टू रिलीज, स्पिंडल फाइबर बिगिंस टू रिलीज। ये इतना काम हमारा प्रोफेज 1 के डाइकाइनेसिस फेज में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला काम टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो केवल एक पॉइंट पर जुड़कर रह जाते हैं। ये दो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स केवल एक पॉइंट पर जुड़कर रह जाते हैं, क्योंकि टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा भी हो जाता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें डिसअपियर होंगी। सेंट्रियोल्स का अपोजिट पोल्स पर मूवमेंट होगा और एट लास्ट स्पिंडल फाइबर बिगिन टू रिलीज। इसी के साथ डाइकाइनेसिस के साथ हमारा मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 खत्म होता है। क्या होगा, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 यहीं पर एंड हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सी फेज आती है, प्रोफेज 1 के बाद हमारा आता है मेटाफेज 1, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हमारी मियोसिस 1 की जो सेकेंड फेज है यानी कि मेटाफेज 1 वो स्टार्ट होती है। मेटाफेज 1 में क्या होता है, देखिए जैसा कि हमने देखा था माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता था कि क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर के एक इक्विटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। बट यहाँ पे उसमें क्या होता था, देखिए अगर हम माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस में एक क्रोमोसोम पे दोनों पोल्स पर एक एक काइनेटोकोर अटैच होता था, और जब स्पिंडल फाइबर अटैच होता था तो एक इससे और दूसरा इससे, कुछ इस तरीके से दोनों पोल्स पर अटैच होता था स्पिंडल फाइबर। बट अब इसमें मियोसिस के केस में क्या है, हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्रोमोसोम्स जब कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, ये क्रोमोसोम्स जब कुछ इस तरह से अरेंज होंगे तो क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर एक इसके काइनेटोकोर पे अटैच होगा और दूसरा स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर पे अटैच होगा। यानी कि होमोलॉगस पेयर्स में स्पिंडल फाइबर दोनों ही क्रोमोसोम्स पे अटैच होगा। दो होमोलॉगस पेयर पे दोनों ही साइड्स में एक एक स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। जबकि माइटोसिस में क्या होता था कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स पे एक एक स्पिंडल फाइबर अटैच होता था। बट इन केस ऑफ मेटाफेज 1 में क्या होगा कि दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर, जो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें एक एक स्पिंडल फाइबर एक एक क्रोमोसोम पर अटैच होगा। फिगर में आप देखिए तो जो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो हमारा पेयर था होमोलॉगस पेयर, एक एक के ऊपर एक क्रोमोसोम के ऊपर एक नीचे वाले से और एक ऊपर वाले से एक एक स्पिंडल फाइबर अटैच है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मेटाफेज में देखने को मिलता है। और उसके बाद सभी क्रोमोसोम्स एक इक्विटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्या चीजें हुई मेटाफेज 1 में, सबसे पहले तो अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर एट
बोथ होमोलॉगस पेयर्स, होमोलॉगस पेयर्स, ठीक है। होमोलॉगस पेयर्स पर हमारा क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया स्पिंडल फाइबर का। दूसरी चीज क्या हुई, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड टू इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटोरियल मेटाफेजिक प्लेट पर ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, खुद को अरेंज कर लेंगे, यानी कि एक इक्वेटर के फॉर्म में ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब देखिए उस केस में, माइटोसिस के केस में केवल एक ही प्लेट रहती होगी, लेकिन यहाँ पर जब एक साथ दो क्रोमोसोम्स हैं तो प्लेट्स भी यहाँ पर दो होती होंगी। यहाँ पर मैंने आपको 3 का एग्जांपल लेकर शो किया है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऊपर 23 क्रोमोसोम्स, नीचे 23 क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। ये वर्क, इतना वर्क हमारा मेटाफेज में होता है। क्या क्या, सबसे पहले स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, दूसरी चीज क्रोमोसोम्स जो है वो खुद को इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज कर लेंगे। तो हमारा मियोसिस 1 का 2 स्टेज, यानी कि प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1, दो चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनाफेज 1 के बारे में। मेटाफेज 1 के बाद हमारी स्टार्ट होती है एनाफेज 1। एनाफेज 1 मियोसिस 1 की 3rd स्टेज है। एनाफेज में माइटोसिस में क्या होता था कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर से टूट करके ऊपर और नीचे दोनों पोल्स पर पहुंच जाती थी। बट एनाफेज 1 में ऐसा नहीं होगा। एनाफेज 1 में जो दो पेयर्स बने थे हमारे, इस तरह के पेयर्स बने हुए थे, ये दोनों पेयर्स अलग होंगे, ये दोनों पेयर्स अलग होंगे और अलग अलग पोल्स पर मूव करने लगेंगे। हम जानते हैं जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे अटैच था, एक दो पेयर्स में से एक एक पेयर पर एक एक स्पिंडल फाइबर अटैच था। तो उसी स्पिंडल फाइबर से एक एक क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पर डिवाइड होकर के, जिस एक पॉइंट से वो जुड़े हुए थे वो पॉइंट ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद से एक एक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इस तरीके से मूव कर जाएगा। अब देखिए एक और कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये इस तरीके से दो दो का पेयर हमारे पास बना हुआ था, कुछ इस तरह का दो दो का पेयर बना हुआ था, ठीक। इन सबके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच था। ये मान लीजिए सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से एक एक स्पिंडल फाइबर दोनों पर अटैच था, ठीक। अब अगर ये वाला जो एक पेयर है, सॉरी, ये वाला एक पेयर अगर ऊपर की तरफ जाता है और ये वाला नीचे की तरफ आता है, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि इस पेयर में से यही वाला ऊपर जाए या यही वाला नीचे आए, ठीक है। ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है, हो सकता है तो ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे आ जाए और ये वाला ऊपर चला जाए, जरूरी नहीं है। जो स्पिंडल फाइबर जिससे अटैच होगा वो उसकी तरफ मूव करेगा। तो ये काम हमारा किसमें होता है, एनाफेज में। अगर ये अपने डायरेक्शन के अलावा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो और वेरिएशन क्रिएट करेगा, अगर नहीं करता है एज इट इज तो भी वेरिएशन क्रिएट होगा, क्योंकि पैचिटीन स्टेज में ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर के अकॉर्डिंग ही ये करता है फिर तो ठीक है, फिर भी वेरिएशंस होंगे। लेकिन अगर कुछ और वेरिएशन क्रिएट होती है तो इसकी वजह से होगी कि अगर ये अपोजिट पोल्स पर, गलत पोल्स पर मूव कर जाए तो, ठीक है। यही हमारा एनाफेज 1 है। एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो एक ऊपर और एक नीचे अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं, पेयर्स ब्रेक हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम ऊपर और दूसरा क्रोमोसोम नीचे, इस तरीके से ऊपर नीचे ये मूव कर जाते हैं। तो ये था हमारा मियोसिस 1 का एनाफेज 1। तो देखिए अब हमारा जो 3 स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। अब जो हमारा 4th और लास्ट स्टेप बचता है मियोसिस 1 का, वो है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या चीजें होती हैं, देखिए मैंने आपको बताया था जो जो वर्क माइटोसिस के और टीलोफेज में होता है वो सारा वर्क इसमें भी होता है। क्या क्या होता है, पहली चीज तो ये कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या चीज है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स,
ये सभी क्या हो जाते हैं, रीअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, फिर से ये सब रिटर्न हो जाते हैं। दूसरी चीज से लेस डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर। देखिए, जब माइटोसिस होती थी तो उस केस में जो टीलोफेज था, टीलोफेज के अंदर क्रोमोसोम्स कंप्लीटली डीकंडेंस हो जाता था। लेकिन यहाँ पर मियोसिस 1 में क्या होता है, लेस कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन, यानी कि बहुत थोड़ा सा डीकंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, कंप्लीटली डीकंडेंस नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी इस सेल को सेकेंड मियोसिस भी फॉलो करनी है। अभी इसने केवल मियोसिस 1 को फॉलो किया है, इसके बाद से इसे मियोसिस 2 भी फॉलो करनी है। मियोसिस 1 का रिजल्ट क्या होता है, मियोसिस 1 का रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 इज डायट सेल। क्या होता है, डायट सेल। डायट सेल यानी कि दो सेल्स हमें मिलते हैं, टेट्राड, टेट्राड के बाद हमें क्या मिला, डायड मिला। डायड का मतलब क्या है, जो दो सेल्स होंगे, एक में 23, दूसरे में 23, दोनों में 23 क्रोमोसोम्स हमें मिल गए। लेकिन ये 23 क्रोमोसोम्स जो मिले हैं, अब ये फर्दर डिवाइड करेंगे और जो दो और मियोसिस, जब मियोसिस सेकेंड होगी तो दो के बजाय अब 4 सेल्स फॉर्म होंगे और चारों में 23 क्रोमोसोम्स हमें मिलेंगे। तो ये था मियोसिस 1 और मियोसिस 1 का टीलोफेज 1। अब हम क्या स्टडी करेंगे, अब हम मियोसिस 2 को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मियोसिस 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने मियोसिस 1 के बारे में पढ़ा, मियोसिस 1 काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है वो, लेकिन मियोसिस 2 जो है वो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सेम एज इट इज। माइटोसिस में जो जो प्रोसेसेस होते हैं, सेम वही सारे प्रोसेसेस मियोसिस 2 में होते हैं। मियोसिस 2 और मियोसिस 1 के बीच का जो गैप था, इंटरकाइनेसिस, वो बहुत ही छोटा सा गैप होता है, और इस गैप के बीच में जो दो डायट सेल्स बने हैं, वो दोनों सेल्स रेस्टिंग फेज में होते हैं, ग्रोथ के फेज में होते हैं, क्योंकि अभी उन्हें अगेन मियोसिस 2 में डिवीजन करना है। मियोसिस 2 में डिवीजन, ये दो जो सेल्स थे, दो जो डायट सेल्स थे, इन दोनों ही सेल्स में डिवीजन होगा। मान लेते हैं ये इनके क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, जो दो दो क्रोमोसोम्स इस बार लेके चलते हैं कि एक सेल में अगर दो क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों में दो दो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। अब ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल माइटोसिस की तरह सिस्टर क्रोमेटिड्स इनकी अलग होंगी। जैसे ये बीच से टूटते थे काइनेटोकोर से, सेम उसी तरीके से ये बीच से टूटेंगे और उसके बाद अगेन टीलोफेज में दो और सेल्स बनेंगे। ध्यान रखिएगा, मियोसिस 2 में जो दोनों, मियोसिस 2 दोनों सेल्स में एक साथ होती है, जो दो डायट सेल्स बनते हैं, दोनों ही डायट सेल्स में मियोसिस 2 एक साथ होती है। ठीक है, मियोसिस 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप मियोसिस 2 का आता है हमारा प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, सेम एज वर्क एज माइटोसिस के प्रोफेज में जो जो वर्क होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी, ये सभी क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मियोसिस 1 के टीलोफेज 1 में कंप्लीट डीकंडेंसेशन नहीं हुआ था क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम्स अभी कंडेंस फॉर्म में ही बचे हुए थे। और प्रोफेज सेकेंड में क्या होगा, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सभी चीजें डिसअपीयर हो जाएंगी और जो क्रोमोसोम्स है वो अगेन मोर कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, ज्यादा कॉम्पैक्ट या ज्यादा कंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये प्रोफेज सेकेंड की बात हो गई। फिर आएगा हमारा मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर, देखिए मेटाफेज सेकेंड में स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, अटैच टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाला एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर काइनेटोकोर कहलाता है। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जिस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं उसको काइनेटोकोर कहेंगे। काइनेटोकोर्स पर आकर के स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये वर्क हमारा मेटाफेज में होगा कि दोनों ही सेंट्रियोल से एक एक स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर पर अटैच हो जाएगा और इसके बाद से ये एक इक्विटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाएंगे। इतना वर्क किस में होगा, मेटाफेज 2 में होगा। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा एंड अरेंज
मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट पर वो सभी क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा एनाफेज। देखिए दो फेजेस मियोसिस 2 की कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या चीजें हुई मैंने आपको बताई। फिर मेटाफेज 2 में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ काइनेटोकोर से और उसके बाद से ये सभी एक मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए। फिर आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टूट करके अलग अलग उस पर पोल्स पर पहुंच जाते हैं। तो सेम यही वर्क होगा। इससे पहले मियोसिस 1 में हमने क्या देखा था, दो क्रोमोसोम के पेयर्स थे, दो क्रोमोसोम्स थे, तो एक क्रोमोसोम ऊपर एक क्रोमोसोम नीचे चला गया। बट इस केस में एक ही क्रोमोसोम है, एक साथ एक प्लेट पर एक ही क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम्स माइटोसिस की तरह बीच से ब्रेक करेंगे इस काइनेटोकोर से और एक एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, बीच से ये ब्रेक करेंगे काइनेटोकोर से जहां पर ये स्पिंडल फाइबर अटैच है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे कि एक एक जो हाफ हाफ पार्ट जो है वो दोनों ही ऊपर और नीचे पहुंच जाए। ठीक है, हाफ हाफ पार्ट, हाफ एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड नीचे। कुछ ये काम होगा एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में क्या होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड होगा एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू ऑपोजिट पोल्स, और ऑपोजिट पोल्स पर क्रोमोसोम्स मूव कर जाएंगे। फिर एट लास्ट आता है हमारा टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 भी सेम एज माइटोसिस की टीलोफेज की तरह होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो टूट करके क्रोमोसोम्स अलग अलग हुए हैं, देखिए ये वर्क दोनों ही सेल्स में होगा। ये इस सेल का रिजल्ट है और सेम यही रिजल्ट इस सेल से भी मिलेगा। डायड सेल्स मिले थे, दोनों ही सेल में सेम वर्क होगा। ये मियोसिस 2 जो है ये दोनों ही सेल्स में इक्वली फॉलो होगी। तो एनाफेज तक वर्क दोनों सेल्स में हो गया। फिर टीलोफेज होगा, दोनों ही सेल्स में ये जो दो पार्ट हमारे बने हैं, दो सेल्स में, दो इसमें दो उसमें, ये दोनों ही कंडेंस फॉर्म में डीकंडेंस होने लगेंगे। हम जानते हैं टीलोफेज में क्या होता है, सबसे पहला वर्क डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा और वो एक मास में कन्वर्ट होने लगेंगे। इसके बाद से क्या होगा, हमारा मास में कन्वर्ट होने के बाद से जो क्रोमोसोम्स हैं मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सभी रीअपीयर हो जाएंगी। ये सारा वर्क टीलोफेज में हो जाएगा। टीलोफेज में मींस कंप्लीट सेल का डिवीजन हो चुका है। इसके बाद से लास्ट स्टेप जो हमारा बचता है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस होने के बाद से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और चारों में 23 और 23 क्रोमोसोम्स होंगे। यानी कि अगर हम देखें तो फर्स्टली जिस सेल का मियोसिस होना था उसमें अगर 4C क्रोमोसोम्स होंगे, हम जानते हैं G2 फेज में हमेशा 4C क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर G2 फेज में 4C क्रोमोसोम्स थे तो फिर इस फेज में आने तक साइटोकाइनेसिस के बाद जो 4 डॉटर सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगी। या देखिए जिस सेल का डिवीजन होना था वो डिप्लॉइड सेल थी, लेकिन जो सेल डिवीजन के बाद मिलेगी वो हैप्लॉइड होगी। यानी कि डिप्लॉइड क्या होती है, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का है। इन सब में केवल C क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मींस जस्ट हाफ ऑफ पेरेंट सेल इनके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो इसी के साथ हमारा पूरा मियोसिस 2 खत्म होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मियोसिस 2 हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट था। हमने ये सारी चीजें देखी। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में इंटरफेस के बारे में पढ़ा, सेकेंड लेक्चर में हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा और अब ये थर्ड लेक्चर जो था इसमें हमने कंप्लीट मियोसिस को डिस्कस किया। मियोसिस के दोनों फेजेस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, दोनों को ही डिस्कस किया, कंप्लीटली डिस्कस किया। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इन तीनों ही लेक्चर्स को देखने के बाद आप एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर रीड करिए, उसके बाद से आपको ये पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे जरूर आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।